नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस के लिए जो भी गाइडलाइंस और नॉर्म्स बनाए गए थे, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जो भी गाइडलाइंस इशू की है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशाखा एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ORS केस में कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे वुमेन्स के सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। उसी गाइडलाइंस और नॉर्म्स के आधारित पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है। अगर आप कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं या अगर आप ऑफिसर है और आपके ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस दर्ज हुआ है, तो कंप्लेंट से लेकर डिस्पोजल तक का सारा प्रोसेस इस गाइडलाइन में विथ रूल्स दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर कोई भी एम्प्लॉय फिजिकली, वर्बली या नॉन वर्बली आपके साथ सेक्सुअली मिसबिहेव या गलत व्यवहार करता है, तो वो सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आता है। अब बात करेंगे वर्क प्लेस की। कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस, यूनिट या ब्रांच जो फाइनेंस बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब कुछ वर्क प्लेस के अंदर आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैंडल करने के लिए हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना ज़रूरी है और इस कमेटी को सिर्फ कोई वुमेन ही हेड कर सकती है और इस कमेटी के आधे से ज़्यादा मेंबर्स वुमेन होना चाहिए। अगर कोई सीनियर ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरे ऑफिस की सीनियर लेडी उस कमेटी को हेड करेगी। इसी के साथ उस कमेटी में बाहर की कोई NGO या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे रूल्स इसीलिए बनाए गए ताकि जो कमेटी मेंबर्स है वो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स का सही तरीके से और न्यायपूर्वक डिस्पोजल कर सके। यहाँ पर आप जो ये सारे रूलिंग्स देख रहे हैं, ये उस कमेटी के मेंबर्स कैसे फॉर्म करने हैं उस बारे में दिया है। अगर बाहर के किसी NGO के मेंबर्स उस कमेटी में हैं तो उनका पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे होगा, ये सब दिया हुआ है। इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण रूलिंग यह भी है कि कंप्लेंट कमेटी की चेयरपर्सन सस्पेक्ट ऑफिसर यानी जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उनसे जूनियर भी हो सकती है। एज पर रूल 14(2) ऑफ CCA रूल्स 1965, किसी भी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट कमेटी सेक्सुअल हरासमेंट केसेस की इंक्वायरिंग अथॉरिटी होगी और उन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। अब बात करते हैं इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, यानी इस सब प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होगा। सबसे पहले कंप्लेंट कमेटी को डायरेक्टली या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंप्लेंट रिसीव होता है। एज पर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, जिस किसी के साथ भी यह गलत व्यवहार हुआ हो, चाहे वुमेन हो या मैन, उनको उस इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर कंप्लेंट को दर्ज कराना है। कंप्लेंट कमेटी इस टाइमलाइन को बढ़ाने का पूर्ण अधिकार रखती है और अगर कोई परिस्थिति में आप 3 महीने के भीतर अगर कंप्लेंट ना दर्ज करा पाए, फिर भी आप राइटिंग में देखकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पर रूलिंग्स दिए गए हैं कि कंप्लेंट कौन रजिस्टर कर सकता है। अगर जिस किसी के साथ भी गलत व्यवहार हुआ है वो फिजिकली या मेंटली इस हालत में नहीं है कि कंप्लेंट रजिस्टर करवा सके, तो उनके रिलेटिव, फ्रेंड, कोवर्कर या लीगल हायर कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जो भी वहाँ फॉर्म है उस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोई भी अगर डॉक्यूमेंटल एविडेंस है तो उसे कलेक्ट करेगी। इसी के साथ अगर दोनों पार्टीज़ एम्प्लॉय है तो उन्हें दोनों का पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और अगर कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं तो वो दोनों को दिखाए जाएंगे ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन देकर अपना पक्ष रख सके। यहाँ पर इस 6 नंबर के पॉइंट में यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि दोनों ही पार्टीज़ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एडवोकेट या लॉयर को अपॉइंट नहीं कर सकती है। अगर कंप्लेंट कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है तो उन्हें 10 दिन के अंदर यह रिपोर्ट एम्प्लॉयर को भेजना ज़रूरी है। अगर कंप्लेंट कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंची है कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए थे वो गलत है, तो वो एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेगी कि कोई भी एक्शन ना लिया जाए। जबकि अगर रिस्पोंडेंट के खिलाफ चार्जेस प्रूव होते हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस को मिसकंडक्ट मान के उसकी
उस रिस्पोंडेंट के खिलाफ सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन ली जाएगी। यहाँ पर आप जो यह रूल देख पा रहे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। इस रूल में यह दिया हुआ है कि कंप्लेंट कमेटी को इन्वेस्टिगेशन करते हुए इम्पार्शलिटी मेंटेन करना है, यानी कि पूर्णता निष्पक्षता से इंक्वायरी करनी है। अगर उस कमेटी मेंबर्स के खिलाफ कोई भी बायस की एलिगेशंस लगती है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर किसी मेंबर के खिलाफ बायस होने का जो एलिगेशन है वो प्रूव होता है तो वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलने के बाद वह उस ऑफिसर को जिसके खिलाफ चार्जेस प्रूव हो चुके हैं उनको चार्जशीट दे सकती है, और अगर चाहे तो उस ऑफिसर को उस चार्जशीट के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्लाई अपना सबमिट करने के लिए चांस भी दे सकती है। अगर उस ऑफिसर ने उनके ऊपर लगे हुए चार्जेस क्लियरली और अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिए हैं तो फॉर्मल इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं बचती है, और उस ऑफिसर के ऊपर एज पर रूल 15 ऑफ द CCSCC रूल एक्शन ली जा सकती है। अगर वह चार्ज ऑफिसर अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन या रिप्लाई कन्विंसिंग नहीं है तो उनकी चार्जशीट और रिप्लाई कंप्लेंट कमेटी को भेज दिया जाएगा फॉर फॉर्मल इंक्वायरी। यहाँ पर कंप्लेंट कमेटी को किसी भी सिविल कोर्ट की तरह ही अधिकार होते हैं, जैसे कि किसी को भी अटेंडेंस के लिए समन करना, कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन या उनकी डिस्कवरी के लिए आदेश देना। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो भी एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसको कंप्लेंट कमेटी के सामने प्रेजेंट करने के लिए। जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी रहेगी वो चार्ज ऑफिसर को उनके पक्ष में कोई डॉक्यूमेंट या विटनेस सबमिट करना है तो वो कर सकते हैं, और कमेटी उस डॉक्यूमेंट और विटनेस को अगर रीज़नेबल पाती है तो उन्हें उनके डिफेंस में प्रेजेंट करने का भी मौका देंगी। यहाँ पर चार्ज ऑफिसर या अदर पार्टी जो भी विटनेसेस प्रेजेंट करेगी उनका एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस बाय रूल दिया हुआ है। जो भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी होंगे उन्हें एक डेली ऑर्डर शीट मेंटेन करना है और उसमें सारे ही इवेंट्स जो उस प्रोसीजर में हो रहे हैं उसमें उनको नोट करना है, जैसे कि कौन से विटनेसेस को बुलाया गया, किसको एग्जामिन किया गया, किसको क्रॉस एग्जामिन किया गया, वो सब। यहाँ पर एविडेंसेस कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उसका सारा रूलिंग दिया हुआ है, और चार्ज ऑफिसर का एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी रूलिंग है। इसके बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपना ब्रीफ सबमिट करने के लिए बोला जाएगा और उस ब्रीफ की कॉपी चार्ज ऑफिसर को भी दी जाएगी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर को दोनों को रीज़नेबल टाइम दिया जा सकेगा ताकि वो अपना ब्रीफ अच्छे से सबमिट कर सके। इंक्वायरिंग ऑफिसर को कोई भी रिकमेंडेशन अपने रिपोर्ट में करने की परमिशन नहीं होती है, मगर कंप्लेंट कमेटी कुछ रिकमेंडेशन कर सकती है, जैसे कि जिस वुमेन के साथ कुछ हुआ है उन्हें या फिर चार्ज ऑफिसर को कहीं और ट्रांसफ़र दिया जाए, या फिर उस वुमेन को 3 महीने तक की छुट्टी ग्रांट की जाए जो कि उनके लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी। इसी के साथ वो कमेटी ये रिकमेंडेशन भी कर सकती है कि चार्ज ऑफिसर के सैलरी से कुछ डिडक्शन करके उस वुमेन को या फिर उसके लीगल हायर्स को वो अमाउंट पेड की जाए। इसके अलावा कमेटी ये भी रिकमेंडेशन कर सकती है कि उस कंप्लेंटेंट के खिलाफ भी कोई एक्शन ली जाए अगर उनके एलिगेशंस गलत पाए जाते हैं, या फिर विटनेस कोई गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का रिकमेंडेशन ये कमेटी कर सकती है। उस वुमेन के रिटर्न रिक्वेस्ट पर कंप्लेंट कमेटी यह भी रिकमेंडेशन कर सकती है कि रिस्पोंडेंट को एग्रीवेड वुमेन या फिर उसके लिए कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने या उसे कोई काम असाइन करने से रोका जाए। अगर वह किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती है तो उस रिस्पोंडेंट को उस वुमेन के किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी को सुपरवाइज़र ना करने का भी रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। एज पर रूल 48 ऑफ CCS लीव रूल्स 1972, सेक्शुअल हरेसमेंट केस से जुड़े हुए वुमेन को 90 डेज यानी 3 महीने तक का स्पेशल लीव ग्रांट किया जा सकता है, और यह लीव उनके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग ये है कि एज पर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट, जो कि अब RTI एक्ट 2005 के अंडर आता है, एग्रीवेड वुमेन रिस्पॉन्डर और विटनेस के नाम और एड्रेसेस
इंक्वायरी की सारी प्रोसीडिंग्स, रिकमेंडेशंस जो भी कमेटी ने किए वो ना ही पब्लिश किए जा सकते हैं, ना ही किसी को कम्युनिकेट किया जा सकते हैं या किसी को बताए जा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना ये कंप्लेंट कमेटी की जिम्मेदारी होती है। अगर इस कमेटी से जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर्स उस कंप्लेंट की, उसके इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी और पर्सन से शेयर करता है या उसे पब्लिक करता है तो उनके ऊपर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन ली जाएगी और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इस कंप्लेंट के दौरान अगर उस चार्ज ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट इशू की गई है तो उन ऑफिसर को ड्यूटी से सस्पेंड भी किया जा सकता है, ताकि वो जो भी इंक्वायरी चल रही है उसमें कोई बाधा ना डाल सके या फिर विटनेस या डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसके अलावा उस चार्ज ऑफिसर का ट्रांसफ़र किसी और ऑफिस में भी किया जा सकता है, ताकि इंक्वायरी जो है वो फेयर तरीके से हो सके। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कुछ सिचुएशंस में इंक्वायरी बीच में ही बंद कर सकती है या फिर इंक्वायरी किए बिना ही एक्शन ले सकती है। अब आपको बता दें कि ये सिचुएशंस कौन से हैं। जो भी चार्ज ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने एसोसिएट्स के साथ विटनेसेस को डराता है, धमकाता है या किसी भी तरह से उनको डर दिखाने की कोशिश करता है, या फिर उस सर्वेंट ने कमेटी मेंबर्स को, इंक्वायरिंग अथॉरिटी को, रिप्रेजेंटेटिंग ऑफिसर को भी डराने की, धमकाने की या उनके फैमिली मेंबर्स को डराने धमकाने की कोशिश की है, तो इन सिचुएशंस में जो भी कंप्लेंट कमेटी रहेगी वो अपनी इंक्वायरी बीच में ही बंद करके या बिना इंक्वायरी किए ही एक्शन पे आ जाएगी। अगर कंप्लेंट्स कमेटी एम्प्लॉय के खिलाफ, जिस एम्प्लॉय के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन रिकमेंड नहीं करती है तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को और कंप्लेनेंट को भेजी जाएगी। इसके ऊपर वह कंप्लेंटेंट एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 18(1) ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंडर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 24 जुलाई 2017 को शी बॉक्स यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स की लॉन्च किया गया था, जो कि एक इनिशिएटिव है किसी भी काम करने वाली महिला या फिर किसी ऑफिस को विजिट करने वाली महिला सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को इजीली कंप्लेंट कर सके। और शी बॉक्स में जो भी कंप्लेंट एक बार सबमिट हो जाएगी वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटी को भेज दी जाएगी। इस कंप्लेंट को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका लिंक है shebox.nic.in, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ऑनलाइन इस पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो आप व्यू स्टेटस टैब में ऑनलाइन ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट को किसी भी ऑफिस में रोका जा सके, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लेंट कमेटी को ईयरली यानी कि एनुअल रिपोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस का भेजना ज़रूरी होता है। उसकी सारी प्रोविजंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है ये सारी मिनिस्ट्री की ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन की गई है। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।